सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपेयर करेंगे इंडिया से, यूएस से, कनाडा से, फ्रांस से, यूके से। तो आपको ये पता चल जाएगा जब मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। जो आपका पोर्टफोलियो होल्ड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो 10 साल के लिए रखना चाहिए, 15 साल के लिए रखना चाहिए। तो ये किसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, वो सभी चीजें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये आपको जो फंड है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का फंड आपको कम से कम 20 to 25% का सीएजआर दे सकता है अगले 10 सालों के लिए। ये ध्यान में रखना। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न बन सकते हैं अगर सिंपल कैलकुलेशन करें। एब्सोल्यूट रिटर्न अगर देखते हैं तो 20% का सीएजआर लेते हैं अगले 10 सालों के लिए, तो कितना हुआ? 20 into 10 कितना होता है? 200 होता है। बट अगर सीएजआर देखे ना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखे, तो बहुत ऊपर जाता है। 200% नहीं होता वो, लगभग 400-500% हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न देने वाला कौन हो सकता है। मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। मैं सिंपल एक कंक्लूजन बताता हूँ कि हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो कितना है, चाइना का प्रोडक्शन कितना है, ब्राजील का कितना है, यूके का कितना है। इसके बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि हमें ग्रो होने में कितना स्कोप है, राइट। कि मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बताने वाला हूँ, बट पहले सबसे स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं। स्कीम का नाम है मोतीलाल ओसवाल का। स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखना, मोतीलाल ओसवाल एएमसी है। स्कीम का नाम है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। अभी ओपन कब हुआ है? 19 जुलाई 2024, और क्लोज कब होने वाला है? 2 अगस्त 2024। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 4500 की होने वाली है, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग फंड्स में कौन से स्टॉक्स होते हैं। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या, ये तो पता होना चाहिए कि किसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अगर आप कोई भी हेल्थ केयर के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो हेल्थ केयर आता है क्या, ऑटोमोबाइल आता है क्या, कैपिटल गुड्स आते हैं क्या, पावर की जो सेक्टर है वो आता है क्या, सभी चीजें डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसलिए ध्यान से देखना। और सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1000 तक काउंट हमें पहुंचाना है। तो इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी निफ्टी का, एनएससी का वेबसाइट है, निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड में इंडेक्स फंड है, उसमें कौन से स्टॉक्स आते हैं। अभी जो मोतीलाल ओसवाल का मैंने आपको दिखाया, ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है, बट जस्ट कंपैरिजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फंड में कौन से स्टॉक्स आते हैं ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इमीडिएटली आपको स्क्रीन के ऊपर डिटेल में देखने वाले हम, ठीक है। यहाँ पर ये टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग फंड में कौन से स्टॉक्स आ सकते हैं ये अपन देखेंगे, ठीक है। पहले आता है टाटा मोटर्स लिमिटेड। टाटा मोटर्स का स्टेक कितना है? लगभग 5.50, ठीक है। सन फार्मा, ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि रिलायंस सभी सेक्टर में एक्ट करता है। आपका प्रोडक्ट प्रोडक्शन करता है, या फिर रिफाइनिंग है, आपका टेलीकॉम सेक्टर में आता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक बैटरी सेगमेंट चालू करने वाले वो बहुत बड़े बड़े कैपेक्स करता है। तो रिलायंस आना ही चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदाल्को इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यूसी। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो मोस्टली जो आपका एक बायसनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, या फिर अभी अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर बहुत इंक्लूड है। ऑटो सेक्टर मतलब क्या है? टाटा मोटर्स इंक्लूड है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, बजाज है। फिर उसके बाद आते हैं जो स्टील लगने वाले सेक्टर से, जेएसडब्ल्यू स्टील है, हिंदाल्को, आपका फिर से मेटल सेक्टर का स्टॉक है। उसके बाद आता है टाटा स्टील। तो हम ये देखेंगे कि हमें ग्रो करने की या फिर डेवलप करने का कितना स्कोप है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये पर कैपिटा, ठीक है। ये एसबीआई, एसबीआई ऑटोमोबाइल का मैं अभी एक स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ये एसबीआई ऑटोमोबाइल इन अपॉर्चुनिटी फंड है। उसके जो इंफॉर्मेशन है ऑटोमो, उसका पीपीटी या फिर प्रेजेंटेशन उन्होंने डाटा प्रेजेंट किया है कि हमारी ग्रोथ कितनी है, हमें कितना ग्रो हो सकते हैं। ये बहुत बारीकी से देखना, एक एक माइन्यूट डिटेल आपको देखना चाहिए, ठीक है। ऑटो इंडिया ऑटोमोटिव क्रेडेंशियल ये देखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेशन प्रोवाइड ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ। अभी हमने क्या देखा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग 50% या 40% आपका ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो सिर्फ हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कवर करते हैं, और कितनी ग्रोथ है ये हम देखने वाले हैं। अभी अगर आप 4 व्हीलर पर 1000 पॉपुलेशन है तो इंडिया का रैंकिंग आता है। अभी यहाँ पर देखना कि, एक मिनट, ठीक है। अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास 4 व्हीलर है, वो डाटा आपको सामने दिख रहा है। 34 ऐसे लोग हैं कि 1000 में से कि जिनके पास 4 व्हीलर है। अगर आप उससे दूसरे कंट्रीज कंपेयर करोगे तो इंडोनेशिया 78, साउथ अफ्रीका 176, ब्राजील 214, चाइना 223,
रशिया देखें तो 389, अगर आप साउथ कोरिया 458, टॉप पे देखें तो यूएसए, इटली है, फ्रांस है, यूके है, उनको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम सबसे टॉप पर है, या फिर हम थर्ड नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है, ठीक है। तो फिर फाइव में आते हैं हम। बट पर कैपिटा इनकम, जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतना ज्यादा आप उतनी बड़ी आपकी जीडीपी होगी, बट पर कैपिटा इनकम ज्यादा है क्या अपना? वो पर कैपिटा इनकम ज्यादा नहीं है, बट एट अ ग्रोइंग स्टेज है। जब आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा बढ़ता है ना, तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ता है। मैंने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी साइकोलॉजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्या उस सेक्टर में लोग ज्यादा खरीदी कर रहे हैं, क्या उस सेक्टर के बारे में लोग उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर उस सेक्टर का परचेसिंग पावर क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इंडिया की जीडीपी टॉप 5 में आती है, टॉप 4 में आती है, बट अगर आप फोर व्हीलर पर थाउजेंड पॉपुलेशन देखते हो तो सिर्फ 34 लोगों के पास है। मेरे ख्याल से अगर ये नंबर डबल भी हो जाए, कितना होता है डबल, लगभग 68 होता है, तो भी हम लास्ट में ही रहेंगे, ये ध्यान में रखना। क्योंकि इंडोनेशिया में 78 है, अगर आप डबल भी करते हो इंडिया का फोर व्हीलर सेगमेंट का, कि अगर 34% के पास, लोगों के पास फोर व्हीलर है, हम पकड़ते कि 68, तभी भी हम लोअर लेवल पर आते। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ जिसके पास बड़ा फंड है, उसके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि ये सेक्टर में कितने समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी मेरे हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वीडियो में मैंने कहा है कि आपको मिनिमम 10 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मिनिमम आपको 15 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो क्यों 15 साल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं आपको वो अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये 34 लोग हैं कि जिनके पास फोर व्हीलर है, 1000 में से। ऐसा तो नहीं होगा कि एक साल में वो लोग 64 हो जाएंगे, या फिर एक साल में वो लोग 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंटली हर साल अगर 20% ग्रोथ पकड़ के चले, 25% ग्रोथ पकड़ के चले, तो अगले आने वाले 10 साल में, 15 साल में ये आंकड़ा आपका बहुत ऊपर जाता है। तो आपको सब्सटेंशियली अच्छे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहना है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्यों लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, मैं आपको एक छोटा सा डाटा बता रहा हूँ। इंडिया में जो सब पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसमें सबसे ज्यादा जो एफआई की जो होल्डिंग है, वो लगभग 30 to 40% के बीच में आती है। तो देखना कि हमने सोचा कि हम आजाद हो गए, बट हमारे जो कैपिटल एलोकेशन या फिर फंडिंग है हमारे इंडिया में, वो बहुत ज्यादा एफआई के पास है। वो क्यों इतना पॉजिटिव इंडिया के लिए, वो ये डाटा देखते हैं कि पेनिट्रेशन कितना बाकी है, कि और लोग, हम हमारे पास 1000 में से 34 लोगों के पास फोर व्हीलर है, आगे जाके वही 60 हो जाएगा, वही 100 हो जाएगा, आने वाले समय में 200, 300। अगर आप हाईएस्ट यूएसए का देखोगे तो 860 कार से, 1000 में से, मतलब लगभग हर एक के पास कार है। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज है। अगर आप टू व्हीलर का पेनिट्रेशन देखोगे तो मतलब 1000 में से सिर्फ 120 लोग ऐसे हैं कि जिनके पास गाड़ियां हैं। और ये कोई डाटा मन से नहीं बताते, या फिर एसबीआई का खुद का डाटा नहीं होता। ये डाटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आया जेफरीज एस्टिमेट्स। जेफरीज अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट डाटा जो एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, डाटा एनालिटिकल की एजेंसी है। तो वहां पर आपको बहुत बारीकी से ध्यान में देखने वाली चीज है। ये सेक्टर में 100% इन्वेस्टेड रहना है। अभी बहुत नीचे डिटेल देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको आज दिखाने वाला हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पर जब जब ध्यान में रखना, जब ऑटोमोबाइल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होता है ना, उसके साथ एंसिलरी सेक्टर ग्रो होती है। अभी एंसिलरी सेक्टर का मतलब क्या है ना, कि जब टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी के जो स्टॉक हमने देखे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्टॉक हमने देखे, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबका रिजल्ट आज हम देखने वाले थे। इसलिए काम है कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, आधे घंटे के लिए हो सकती है, मेरे ख्याल से 1 घंटे की। मैं कोई वीडियो में एडिट वगैरह करता नहीं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक करता हूँ। और फिर से सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। टाटा मोटर्स का रिजल्ट देखेंगे, सन फार्मा का रिजल्ट देखने वाले हैं, ग्रोथ प्रोजेक्टरी कैसी है, कितने साल तक होल्ड करना, ये तो हमारा क्लियर हुआ कि 10 साल, मिनिमम 10 साल, 15 साल के लिए होल्ड करना है। बट कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग है, बट हमें ये देखना है कि एक्चुअली कंपनी रिजल्ट डिलीवर कर पा रही है या नहीं, ये देखने वाली चीज है, ठीक है। तो सभी का यहाँ पर देखने वाले, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखा, ये आपका है वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग। अभी जीडीपी तो क्या है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कर रही है। ऑब्वियस हमारे पास ज्यादा पॉपुलेशन है, हम प्रोडक्शन भी उतने लेवल पर करेंगे, टॉप 5 में तो हम होने चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी हमारी पॉपुलेशन है। बट पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा जीडीपी हमारी ज्यादा है या नहीं। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब क्या है ना, एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन चल रहा है पर पर्सन के बेसिस पर, उसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आप प्रोडक्शन कह सकते हो पर पर्सन, प्रोडक्शन पर पर्सन। अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट्स का कितना है, 85 का है यूएस डॉलर्स। उसके बाद 85,000 यूएसडी है, ठीक है। चाइना का है 13, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। जर्मनी का है 54, जापान का है 33, इंडिया का अगर देखें तो 2.73। सबसे हम ये कहते हैं कि जीडीपी हमारा टॉप 5 में आता है, टॉप 4 में आता है, बट पर कैपिटा जीडीपी कितना कम है। मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ग्रो होने के लिए, पर कैपिटा प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। अगर आप चाइना का देखोगे, हम कंपेयर किससे करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, बट चाइना की पॉपुलेशन भी उतनी ही है हमारी जितनी, या फिर हमसे थोड़ा बहुत कम हो सकती है, बट चाइना का कितना है, 39। यहाँ पर हमारा नंबर आता है लगभग 3 से कम है। हम मैं मानता हूँ कि अगले 10 साल में हम डबल भी कर गए तो भी चाइना से पीछे ही रहने वाले हैं हम। ये ध्यान में रखना। इसीलिए ये सेक्टर में सबसे ज्यादा बुलिश रहना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए सोचना नहीं। मान लो आपको एक साल में 60, 70, 100% के रिटर्न मिले तो भी सोचना नहीं, क्योंकि ये आपको 1000% की रिटर्न दे सकता है। ये सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस सेक्टर होने वाला है, तो मेरे ख्याल से इसमें इन्वेस्टेड रहना। अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ये मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ होने वाला है। अभी रुकना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सभी चीजों का रिजल्ट देखने वाले हैं आप। क्योंकि मेरा हमेशा एक एनालिसिस होता है या रिसर्च का पार्ट होता है, क्योंकि आपको एक मैं कहूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो मोतीलाल ओसवाल में, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना, डाटा आपको क्या बता रहा है उस बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, 100% आपको एनएफओ में अप्लाई करना चाहिए। कुछ नहीं, मतलब जितना बड़ा अमाउंट हो सके। मैं आपको पोर्टफोलियो का एलोकेशन भी बताने वाला हूँ। अगर आपके पास मान लो 1 CR का पोर्टफोलियो है, तो उसमें से आपको कितना ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एलोकेट करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कितना भी बड़ा सेक्टर हो, कितना भी बड़ा इकोनॉमी हो, ब्लैक स्वैन इवेंट आते हैं। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। मार्केट एक तो अप ट्रेंड में जाए या ना जाए, बट मार्केट नीचे गिर सकते हैं। तो गिरते समय अगर आपके पास बैलेंस पोर्टफोलियो नहीं है ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप इन्वेस्टर हो ही नहीं, आप गैम्बलर हो, ये ध्यान में रखना। और कभी भी आपका पोर्टफोलियो दूसरे से कंपेयर नहीं करना। जिसका 1 लाख का पोर्टफोलियो, उस मतलब जिसका 1 CR का पोर्टफोलियो है ना, उसने कभी 1 लाख वाले से कंपेयर नहीं करना। मतलब उस वो यूजलेस पॉइंट होगा। क्योंकि आप कंपेयर कहाँ पर करोगे, 1 लाख वाला 100% वो स्मॉल कैप में डाल सकता है, बट 1 CR वाला 100% नहीं डाल सकता। 1 लाख वाले का 1 लाख पूरा चला जाए तो भी उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कि जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके हाथ में फोन लगभग 25,000, 30,000 या फिर 1 लाख, 1.5 लाख तक का भी हो सकता है। तो 1 लाख इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट, बट 1 CR इज अ ह्यूज अमाउंट। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि तो एक कहने का तात्पर्य ये था कि हमेशा एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, और पोर्टफोलियो में कंपेयर नहीं करना। जिसका बड़ा पोर्टफोलियो है ना, कंपेयर ही नहीं करना कि उसको 30% का शेयर मिला मुझे 20% का क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो, अभी मैं एक सिंपल थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बता देता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क से अच्छा चल रहा है, मान लो बेंचमार्क आपको 17% का रिटर्न दे रहा है, आपका पोर्टफोलियो 18%, 19% या फिर 17% दे रहा है, तो भी आपको चेंज करना नहीं। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि जो एसआईपी को क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि महीने में हर हर दिन ट्रैक करो, जब मार्केट नीचे होगा तब इन्वेस्टमेंट करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ पर सोच जा रही है लोगों की। मतलब एसआईपी कैंसिल करो, एसआईपी करनी नहीं है फिक्स डेट पर। जब मार्केट नीचे आएगा तब आप उसे ट्रैक करो और इन्वेस्ट करो। इतना किसके पास टाइम है बताओ। मतलब मार्केट को कौन कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। आपके पास बड़ा फंड है, आपकी 1 लाख की इनकम जा रही है, या फिर एसआईपी हो रही है, आप दिन भर मार्केट को ट्रैक करोगे, कब नीचे गिरा, कब जाओगे। वह एक ध्यान में रखना, इन्वेस्टर होते हैं ना, या फिर कॉमन लोग जो लोग होते हैं, उनके सबसे सबसे बड़ा इशू होता है डिसिप्लिन नहीं होता। जिसके पास डिसिप्लिन है या फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, एसआईपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ भी किसी का भी कुछ सुनना मत कि मार्केट जब नीचे आएगा महीने में एसआईपी कैंसिल करो, एक महीने में नीचे आएगा तब इन्वेस्टमेंट कर दे 12 महीने के लिए। बिल्कुल ऐसा कभी मत करना, आपका पोर्टफोलियो बनेगा ही नहीं। आप ट्राई करके देखना कि महीने के लोअर पॉइंट पर आप पैसा खरीदोगे, दूसरी जगह आप वो पैसा वेस्ट करोगे, बट आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये मेरी बहुत सलाह रहेगी। ठीक है, अभी एक डाटा के ऊपर आते हैं। मैंने कहा क्या कहा आपको, ऑटोमोबाइल का हमने देखा कि हमारा जो पर 1000 पीपल है, 30 या 34 का हमारा फोर व्हीलर का सेगमेंट है, वो आगे जाके 100 हो जाएगा। तो कितना ग्रोथ है, कितनी ग्रो कर सकती है हमारी कंपनी, लगभग 3x 4x। तो उतना आपका फंड ग्रो होगा, उतना आपका इकोनॉमी ग्रो होगा। इसलिए छोड़ना नहीं है मैन्युफैक्चरिंग फंड को, तो हाथ ही नहीं लगाना। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जीडीपी पर कैपिटा इंडिया की बहुत लो है। हम देखते हैं कि सबसे टॉप की इकोनॉमी, बट जीडीपी पर कैपिटा इनका बहुत कम है। और ये हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, मान लो वो चीज खराब हो, कोरोना किसी के लिए अच्छा हो ना या ना हो, बट अगर हुआ है वो सिचुएशन, बट इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन होती है। क्रैश हो, कोरोना हो,
जीडीपी पर कैपिटा इनकम, क्योंकि आपको वहां पर इन्वेस्ट करने का चांस मिलता है, ये ध्यान में रखना। क्योंकि कोई भी मार्केट के अनसर्टन सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं होना है। जब आपका बड़ा पोर्टफोलियो होता है, आपको एक एवरेजिंग करना होता है, लोअर पॉइंट पर आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब मार्केट के बड़े बड़े क्रैश आता है, कोई भी ब्लैक स्वेन इवेंट आता है। अभी हम देखने वाले हैं कि टाटा मोटर्स, जिसे कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर सच में ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम देखने वाले हैं। ये स्क्रीनर का वेबसाइट है टाटा मोटर्स का। हम डिटेल फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको एक क्लियर कट अंदाजा आ जाएगा। अगर मैं 10 मैक्सिमम समय का चार्ट अगर सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो 2021 में 2000 लगभग, हाँ, 2021 में स्टॉक का प्राइस था 200। अगर आप अभी देखोगे तो लगभग 1200 प्राइस है। ऐसे नहीं कि हम स्टॉक में पैसा लगाने वाला है, मैं जस्ट आपको ग्रोथ बताने वाला हूं। और एक चीज बता दो, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है ना, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, जैसे इंडिया के केस में है, जितना लोगों के पास पैसे आने लगता है, जितना लोग ज्यादा सैलरीड होंगे, जितना लोग ज्यादा बिजनेस करेंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और वैसे वैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर के लिए जगह होने वाले, छोटा नहीं। और उसमें से सबसे अच्छा चीज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। मैं आपको फाइनेंशियल दिखाता हूँ, मेरा मोटिव एट द एंड ये कुछ नहीं है कि आपको ऐसा गैम्बलर की तरह इन्वेस्टमेंट, कि हाँ मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में करो, करो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम सेल्स की बात करें तो 2021 में लगभग आप 2.5 लाख करोड़ की, हाँ, 2.5 लाख करोड़ की टाटा मोटर्स का एक इंडिविजुअली देखना, बहुत ध्यान से देखना। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है मेरे ख्याल से, और 15-20 मिनट आधे घंटे तक हो सकती है। वीडियो को डाउनलोड करना, और फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बच जाना, 1000 तक नंबर पहुंचाना, ठीक है। तो मार्च 2020 में सेल्स, 20 में सेल्स कितना था, 2.5 लाख करोड़ पकड़ सकते हैं। उसके बाद मार्च 2021 में कोरोना का समय था, उतना ही सेल्स था। अगर आप मार्च 2022 का देखोगे तो 2,80,000 करोड़ का सेल्स था। अगर आप मार्च 23 में देखोगे तो वो नंबर आप सब्सटेंशियली इंक्रीज देखते हो। अगर हम परसेंटेज ग्रोथ में देखते हैं, ठीक है, परसेंटेज अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 2023 में 24% का ग्रोथ मिला है टाटा मोटर्स के सेल्स में। वही अगर आप 2024 देखोगे तो फिर से 26% का सेल है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे, और कोई भी ऑटोमोबाइल, सभी ऑटोमोबाइल का हम देखने वाले, तो वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट रहा है। और मैं एक बताता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो हमेशा ये चाहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूम करे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से टैक्स अच्छा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द वर्स्ट इशू है, मतलब खतरनाक इशू है कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पर कैपिटा इनकम पर बहुत फोकस करेगी, तो इसलिए आपको इन्वेस्टेड रहना है। और उसी के कारण जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोग गाड़ियां खरीदते हैं। मैं और एक आपको, मेरे आज ही न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने, आज या कल पढ़ा, वहां पर जो प्रीमियम गाड़ी के सेगमेंट है, मेरे ख्याल से मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू के जो ओनर है, सीईओ या कोई तो है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया में जो प्रीमियम कार्स है ना, उनका मार्केट है नहीं। इंडिया के जो सड़कें हैं, इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया का हीट टेम्परेचर है, उसके सबके बेसिस पर इंडिया में जो अभी नेक्सॉन टाइप गाड़ियां हैं, जो मारुति सुजुकी गाड़ियां हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सेगमेंट है। अगर आपके पास ज्यादा भी पैसे हुए ना, तो आप ऐसे मर्सिडीज या फिर बीएमडब्ल्यू, बहुत लोग अफोर्ड नहीं करते या फिर बहुत लोग लेते नहीं है, वो हमेशा एक रफ टफ गाड़ी चाहेंगे। अगर मर्सिडीज से कंपेयर करें तो हम फॉर्च्यूनर लेंगे, मर्सिडीज से बीएमडब्ल्यू से कंपेयर करेंगे तो एंड्योर ले सकते हैं, कोई थार ले सकता है, कोई एक्सयूवी 700 ले सकता है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि एक रफ टफ क्लाइमेट, रफ टफ है, आपके रोड्स रफ टफ है, जो टेरेन है वो वैसा है। इसलिए आपका कंट्री कौन से प्रोडक्ट के लिए सूट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्ट इंडीज में या फिर अफ्रीकन कंट्रीज में कौन से कार्स की सेल हो सकती है, यूएसए में कौन से कार्स की सेल हो सकती है। ऐसे नहीं कि आपकी इंडिया की मारुति सुजुकी आप यूएसए में जाओगे, स्विफ्ट डिजायर वो जाके सस्ते हैं इसलिए वो लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे लोग। वही आपकी मारुति सुजुकी या फिर आपकी नेक्सॉन है, वो इंडिया में चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। इसलिए एज ए इन्वेस्टर आपको ये एनालिटिक्स पता होना चाहिए। फिर से आते हैं कि टाटा मोटर्स के सेल्स के ऊपर। टाटा मोटर्स का अगर आप सेल्स देखोगे तो पिछले 5 सालों में लगभग आपका सेल्स डबल, मतलब एक लगभग 80%, 70% से ग्रो हुआ है। अगर आपकी कंपनी 4-5 सालों में 70% का आपका सेल्स का सीएजआर दे रही है रेवेन्यू का, तो वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो टाटा मोटर्स का इशू यही था कि कंपनी बहुत टाइम से लॉस में थी, तो लॉस में थी, तो अगर आप अभी देखोगे तो -28,000 करोड़ के लॉस में से प्लस 31,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इसलिए टाटा मोटर्स 200 से 1200 लाया। सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, गैमलिंग नहीं कर रहे ना हम, तो हम दूसरे भी सेक्टर देखेंगे। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री का अगर आप स्टॉक देखोगे, मैं 10 साल का स्टॉक दिखा दूं आपको, ये देखना, कोरोना में मेरे ख्याल से दिसंबर में कितना था, लगभग 600 था, अभी लगभग 1800 है। क्योंकि इंक्रीज इन
पर कैपिटा इनकम, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है वैसे हम पहले अगर छोटे हॉस्पिटल में जाते थे तो आप अच्छा हॉस्पिटल लेंगे। पहले अगर आप कॉमन बेड शेयर करते थे, मतलब जो सभी वार्ड कॉमन वार्ड होते हैं हॉस्पिटल में, अभी लोग जो स्पेशल रूम है वो प्रेफर करेंगे। ये पर कैपिटा इनकम बढ़ने की ये छोटे छोटे मेट्रिक्स है, वो ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप डाटा देखोगे, जब हम इक्विटी रिसर्च का काम करते हैं तो आपको ये डाटा भी ध्यान में रखना है कि जो इंडिया में कितने हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ रहे हैं, पर ईयर कितना ग्रोथ हो रहा है, ये भी मेट्रिक है कि इस साल अगर 10,000 बेड्स है टोटल इंडिया में, बहुत ज्यादा है बट एग्जाम्पल के लिए, तो अगले साल कितने हो रहे हैं, 15,000 का आंकड़ा जा रहा है, या फिर उसके 20,000, 2027, 28 तक कितने बढ़ सकते हैं, कितने अमाउंट से या फिर कितने परसेंटेज से बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। अभी हम सेल्स का देखते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। सेल्स अगर देखोगे तो 2000 लगभग आपका, आप पकड़ लो 2020, हाँ 2020 में कितना सेल्स था, लगभग 32,000 करोड़ का था। वही अगर आप 2024 देखोगे तो लगभग आपका 50,000, 48,500, आप 50,000 पकड़ के चलो, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 50,000। मतलब ये अगर आप ग्रोथ देखोगे तो कितना जबरदस्त ग्रोथ है, यहाँ पर 2020 से लेकर 12%, 2%, 15%, 13%, 10% की ग्रोथ है हर साल। अगर आपको लार्ज कैप के स्टॉक से 10% की अगर आप ग्रोथ मिलती है ना आपको, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर, ये आपके ध्यान में रखना चाहिए, और मार्केट लीडर है। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पर 2021 में प्रॉफिट कितना था, यहाँ पर देखना, बारीकी से देखना। मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो थोड़ा स्ट्रेच होने वाला है, फंडामेंटल डाटा होगा, ये कोई मैं रैंडम लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता या डाटा एनालिसिस नहीं करता। जो अच्छे इन्वेस्टर है इनको फंडामेंटल चाहिए, यहाँ पर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि 10 लाख की जगह मैंने 10 करोड़ भी डाले ना तो सेक्टर अच्छा पैसा देगा, ये कॉन्फिडेंस आपको डाटा एनालिटिक्स के बाद आता है। तो 2021 में सेल्स कितना था, 2,000 करोड़ का था। वही सेल्स कितना है अभी, तो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,000 करोड़ से लेके लगभग 10,000 करोड़ का, मतलब 5x प्रॉफिट हुआ है, ये ध्यान में रखना। 5x प्रॉफिट मतलब स्टॉक भी 5x होता है। अगर हम रिलायंस नहीं, महिंद्रा महिंद्रा देखते हैं, ठीक है, रिलायंस भी देखेंगे, महिंद्रा महिंद्रा ऑटोमोटिव सेक्टर है, फिर से मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पर। चार्ट या फिर मार्केट में कूद पड़ना ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। 2021 में कितना शेयर प्राइस था, लगभग आप 1000 पकड़ लो, अभी कितना है, लगभग 3000। आप सेल्स देखेंगे आप, ठीक है, सेल्स कितने हैं, लगभग 2020 में कितने सेल्स थे, 75,000 करोड़ की सेल्स थे। 2024 में लगभग 2025 में ट्रेलिंग 12 में टीटीएम, यहाँ पर लगभग 1,40,000, मतलब डबल सेल्स हुए आपके। 5 सालों में आप 100% से ग्रो कर रहे हो, मतलब आप जबरदस्त। यहाँ पर अगर आप मार्जिन देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कब बढ़ते हैं, जब आपकी प्रीमियम गाड़ियां सेल होती है, जब लोग ज्यादा खरीदते हैं, प्रीमियम गाड़ियां खरीदते हैं, तो जो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कंपनी के मार्जिन है, वो बहुत इंक्रीज होते हैं। अभी मैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता हूँ, आप शॉक हो जाओगे। 2021 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था, ठीक है, कोरोना की वजह से हम 2022 देखते हैं, 7,000 करोड़ का था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2025 में 3 साल में आपका 12,000 करोड़ का सेल्स है। 7,000 से 12,000 करोड़, मतलब लगभग 60-70% की ग्रोथ, नॉट अ बैड, ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ हुआ, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज है। तो इसके वजह से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। मारुति सुजुकी का देखते हैं, लास्ट टॉप प्राइस अगर देखे तो 2015 से ही देखते, चलो 15 का है, टू 2,000 का स्टॉक है, अभी लगभग 14,000 क्रॉस कर रहा है। मैंने कहा था ना कि मारुति इज बेस्ट फॉर इंडिया, बट मर्सिडीज इज नॉट बेस्ट फॉर इंडिया, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर अगर आप 2020 की सेल देखोगे तो 75,000 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट सेल्स यहाँ पर मैं ग्रोथ भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, 75,000 करोड़। अगर आप वही ट्रेलिंग 12 मंथ अभी फिलहाल की सेल्स देखोगे तो वो लगभग 1,000, मतलब 1.5 लाख करोड़ की सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर 75,000 करोड़ ग्रोथ देखो, 25%, 33%, 20%, सिर्फ कोरोना की वजह से हैम्पर हुआ था। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो तो 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2020 में। अगर आप वही अभी फिलहाल का देखोगे तो लगभग 15,000 करोड़, 3x नेट प्रॉफिट होता है, मतलब आपका स्टॉक प्राइस भी इतना रिफ्लेक्ट करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत सिंपल था। मैं फिर से मोतीलाल ओसवाल की मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ पर आता हूँ। ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत सिंपल था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको ये सब डाटा दिखाने का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपको होल्ड करना है, आपको इमीडिएट के 60-70% पर बेचना नहीं है कोई भी ये इन्वेस्टमेंट को। आपको कम से कम 400-500% के रिटर्न मिल सकते हैं, और मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, जब पर कैपिटा इनकम आपका, हमने जो 3 का फिगर देखा था जीडीपी पर कैपिटा, वो अगर 3 मैं मानता हूँ वो डबल भी हो जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट देखो कितना बढ़ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो मिनिमम आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए, और एक फिक्स कोटा करना।
पूरे पोर्टफोलियो में मैं बताता हूँ। अगर आपका 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है, 1 CR का मानते हैं, 1 CR का अगर पोर्टफोलियो है, तो मिनिमम आपका 15% मैन्युफैक्चरिंग फंड में होना चाहिए, मिनिमम हो सकता है, और मैक्सिमम 20 पर जाना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कितना भी बड़ा बूमिंग सेक्टर हो, कितना भी बड़ा अच्छा रिटर्न हो, बट पोर्टफोलियो एलोकेशन को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ब्लैक स्वन इवेंट में सबसे ज्यादा हिट होने वाले सेक्टर यही रहे। तो ये ध्यान में रखना, 50% का पोर्टफोलियो प्रोपोर्शन मतलब बहुत हुआ, इससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, 20% से ज्यादा होना नहीं चाहिए, मिनिमम 15%, 15-20% आप 1 CR, मैंने कहा बड़े पोर्टफोलियो पर भी आप उतना कॉन्फिडेंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 20% तक। मैं हमेशा कहता हूँ 10-12% के ऊपर नहीं जाना चाहिए थीमेटिक फंड में या फिर मैन्युफैक्चरिंग फंड में, बट यहाँ पर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर लो, 10 साल के नीचे एक दिन भी, तो आपको 100% 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके साथ आपके फंड में फ्लेक्सी कैप होने चाहिए, आपके फंड में बैलेंस एडवांटेज होने चाहिए, आपके फंड में डेट होना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सी कैप आपका कितना परसेंट होना चाहिए? मेरे ख्याल से मिनिमम 30% आपका फ्लेक्सी कैप होना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड आपके 10 to 15% के होने चाहिए, ये ध्यान में रखना। तो एनएफओ को अप्लाई करना, 100% एनएफओ को अप्लाई करना। कोई भी दूसरा, अगर आपके पास एनएफओ नहीं है, नहीं मिला, या फिर अप्लाई नहीं किया, अगर आपके पास दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का फंड है, 100% इन्वेस्टमेंट करना है, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट साबित होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ध्यान में रखना। फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही एनालिसिस हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।